नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं कविराज, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैली जजरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट। हमारा सब टॉपिक रहेगा हरित क्रांति का अर्थ, परिणाम और राजनीतिक कुप्रभाव, मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, रिजल्ट्स एंड पॉलिटिकल फॉलआउट्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप बच्चों ने इससे पहले वाले वीडियोस में आप बच्चों ने जाना होगा कि भारत में जो है वो 1965 और 1967 के बीच जो है वो अकाल पड़ा, सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई और जो है वो भारत को खाद्यान्न संकट का हमें सामना करना पड़ा तथा हमें अपना खाद्यान्न निर्यात करने के लिए जो है वो पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ा। विशेष तौर पर जो है वो अमेरिका ने ऐसे समय में बहुत अधिक खाद्यान्न की सहायता भारत को की थी, परंतु अमेरिका ने भारत पर जो है अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करने के लिए भी जो है वो दबाव डाला था। तो भारत ने जो है वो अमेरिका के दबाव में आकर अपनी आर्थिक नीतियों में जो है वो काफी बदलाव भी किया था, उनमें काफी परिवर्तन लाया था। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो भारत के नीति निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लाने का निर्णय किया था। तो आपने इससे पहले जाना था कि भारत में जो है वो क्यों हरित क्रांति लाई गई और खाद्यान्न संकट की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी और सूखे की स्थिति जो भारत में उत्पन्न हो गई थी, तो इससे भारत को जो है वो काफी अधिक संकट का सामना जो है वो करना पड़ा था। आपने डिटेल में इसके बारे में पहले जो है वो डिस्कस कर लिया है। आज हम सीधा आते हैं कि भारत ने जो है वो हरित क्रांति भारत में जो आई थी तो उसका अर्थ क्या था। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बच्चों को पता है कि भारत में 1965 और 1967 में जो अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, उसके कारण जो है भारत में जो खाद्यान्न की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी, खाद्यान्न संकट की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। तो भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और ना केवल आत्मनिर्भर बने अपितु और देशों को भी निर्यात करने की स्थिति में आए और फिर से जो है भारत को खाद्यान्न संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो है योजना निर्माताओं को, नीति निर्माताओं को ये कहा गया कि वे कृषि क्षेत्र में कुछ जो है वो क्रांतिकारी कदम उठाए। अतः हमारे जो नीति निर्माता थे उन्होंने कृषि क्षेत्र में जो है वो हरित क्रांति लाने का प्रयास किया, हरित क्रांति का शुभारंभ किया, ताकि जो है वो भारत में जो है वो खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है वो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हो सके, हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और फिर से हमें जो है वो ऐसा जो है वो संकट का सामना ना करना पड़े। अतः हरित क्रांति का मतलब ये है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है वो ऐसी ऐसी विधि और तरीके अपनाए जाएं, ऐसी क्रांति लाई जाए जिससे कि जो है वो क्या हो सके, कृषि के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो सके। अतः हम अब जानते हैं कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। हरित क्रांति से हमारा अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कि कृषि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक, उन्नत बीजों का प्रयोग, नवीन कृषि यंत्र और उन्नत उर्वरक, उन्नत उपकरण, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधाएं आदि की उपलब्ध करवाने के कारण अस्तित्व में आई थी और इससे कृषि उत्पादन में बहुत अधिक जो है वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के कारण 1960-61 में गेहूं का जो उत्पादन जो था वो 110 लाख टन था, वह बढ़कर जो है 1990-91 में जो 550 लाख टन हो गया था और चावल का जो उत्पादन जो है वो 350 लाख टन था, वह बढ़कर जो है वो 750 लाख टन हो गया था। तो इस प्रकार से जो है वो हमने ये जाना कि हरित क्रांति क्या है। मतलब हरित क्रांति जो वो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए
खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है वो हरित क्रांति का शुभारंभ जो है वो पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिलों में किया गया था। यहाँ पर क्यों हरित क्रांति लाई गई थी? क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध थी, जैसे कि जो है वो यहाँ पर सिंचाई संबंधी सुविधाएं थी और किसान जो वो पहले से समृद्ध थे और वे जो है वो हरित क्रांति में अपना पूर्ण सहयोग जो है वो दे सकते थे। तो इन मतलब आपका पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे पहले जो है वो हरित क्रांति का जो है वो शुभारंभ किया गया था। तो उसके पश्चात हम जानेंगे कि भारत में जो हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया उसके अच्छे परिणाम जो वो सामने आए। सबसे पहला जो है वो हम जानेंगे कि रिजल्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्या रहा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो क्या रहा था, इसका परिणाम जो है वो क्या निकला था कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए थे। भारत जो है वो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हुआ, अपितु वह जो है वो दूसरे देशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में आ गया था। नंबर 2 पर भारत हरित क्रांति के माध्यम से जो है तीव्र कृषि का विकास करने वाले राष्ट्रों का अग्रणी नेता बन गया। विश्व के जिस किसी देश ने जो वो हरित क्रांति लाने का प्रयत्न किया उसने उस सीमा तक जो वो सफलता प्राप्त नहीं की थी। अभिप्राय ये है कि भारत जो है वो हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का विकास करने वाले राष्ट्रों का जो है वो क्या हो गया, अग्रणी नेता बन गया। मतलब आगे की पंक्ति वाला जो है वो नेता बन गया। और विश्व के जिस किसी देश ने जो है वो हरित क्रांति लाने का प्रयत्न कृषि क्षेत्र में किया उसको इतनी अधिक सफलता जो प्राप्त नहीं हुई थी। तीसरा परिणाम ये निकला था कि कृषि के उत्पादन में 1977 तक जो है वो 30% के आसपास वृद्धि हुई थी। और नंबर 4 पर हरित क्रांति के दौरान भारत में प्रथम बार जो है वो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे जो अब उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। कृषि के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी, मतलब अच्छे बीजों का, हाई क्वालिटीज के जो सीड्स थे उनका प्रयोग किया गया, जिससे कि जो अब उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। इस काल में जो है वो उन्नत उर्वरकों, उन्नत कृषि उपकरणों का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था, जिस कारण कृषि को व्यवसाय के रूप में जो वो देखा जाने लगा। और नंबर 6 पर उर्वरकों, कीटनाशकों तथा रसायनों की मांग बढ़ने के कारण जो है औद्योगिक विकास के अवसर जो है वो भारत में पैदा हुए और लोगों को रोजगार का भी सृजन हुआ और लोगों को रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध हुए। तो इस प्रकार से जो है नंबर 7 पर सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है बड़े बड़े बांधों, नहरों का निर्माण किया गया और इसी प्रकार से बांधों में एकत्र पानी से पन बिजली परियोजना और थर्मल पावर परियोजनाओं का विकास हुआ। इसी प्रकार से जो है एक परिणाम ये निकला कि भारत हरित क्रांति के कारण विदेशी ऋणों की अदायगी करने में सक्षम हुआ और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की साख भी बढ़ी थी। कैसे हुआ कि हम पहले जो है जैसे खाद्यान्न का निर्यात करने के लिए हम पहले जो धन जो है वो खाद्यान्न पर खर्च करते थे, अब उसकी बचत होने लगी और हम जो है वो विदेशी ऋणों की अदायगी करने में भी सफल हुए। इसी प्रकार से जो है हरित क्रांति का लाभ उठाने वाले कृषकों के श्रम का लोहा जो है वो विदेशों में माना जाने लगा। अब हमारे कृषक जो थे वो कृषि कार्य करने में जो वो काफी निपुण हो गए थे, उनमें कुछ एक स्पेशलाइजेशन जो है वो आ गई थी। और पश्चिमी देश विशेष तौर पर कनाडा ने जो है भारतीय कृषकों को अपनी ओर आकर्षित किया। हजारों की संख्या में हमारे कृषि श्रमिक जो है वो कनाडा में जाकर बस गए थे और वहां से विदेशी मुद्रा भारत में भेजने लगे, जिससे भारत में जो है विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ने लगा था। इसी प्रकार से हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों की जीवन शैली में जो है वो काफी परिवर्तन ला दिया। अब वे जो है वो समृद्ध किसानों और बड़े भूमिपतियों के समान जो है वो जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हरित क्रांति के जो है वो ये परिणाम निकले थे। अब हम अध्ययन करेंगे, अब हम जानेंगे हरित क्रांति के राजनीतिक कुप्रभाव, पॉलिटिकल फॉल आउट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
क्या रहा। भारत में जो अब कृषि के क्षेत्र में जो हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया, वहां जहां इसके अच्छे परिणाम सामने आए, वहां इसके कुछ एक राजनीतिक कुप्रभाव भी हमें देखने को मिले थे। तो 60 के दशक में आरंभ हुई हरित क्रांति के निम्नलिखित राजनीतिक कुप्रभाव भी निकले थे। सबसे पहले है पंचवर्षीय योजना का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ 5 ईयर्स प्लान। भारत में खाद्यान्न संकट को हल करने के लिए हरित क्रांति का आरंभ किया गया था, परंतु इस काल में लागू होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसको अप्रैल 1966 से जो अब लागू किया जाना था, उसको जो अब कुछ समय के लिए जो अब स्थगित कर दिया था। इसके स्थान पर जो अब 3 वार्षिक योजनाओं को अपनाया गया, का निर्माण किया गया था। और योजना के स्थगन के कारण हमारी आर्थिक विकास की दर में जो अब काफी गिरावट आई थी और हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे थे। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा पहला जो इसका कुप्रभाव हमें देखने को पंचवर्षीय योजना का स्थगन। आप बच्चों ने कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे इसको समझना है कि भारत में खाद्यान्न संकट को हल करने के लिए हरित क्रांति का जो शुभारंभ किया गया था, परंतु इस काल में जो है वो लागू होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना को जो है वो सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया था और इसके स्थान पर जो है वो 3 वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया गया। योजना को जब स्थगित किया गया तो स्थगन के कारण हमारी जो आर्थिक विकास की दर थी वो उसमें काफी गिरावट आई थी और हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे थे। इसी प्रकार से नंबर 2 पर है राजनीतिक अस्थिरता का दौर, ईरा ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हरित क्रांति के काल में भारत में केंद्र और राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर आरंभ हो गया था। 1967 के जो चौथे आम चुनाव हुए, उनमें केंद्र में कांग्रेस को जो है वो केवल साधारण बहुमत पर ही निर्भर रहना पड़ा था। कांग्रेस को जो है वो लोकसभा में 520 स्थानों में से केवल जो है 283 स्थान ही प्राप्त हुए थे और 1969 में तो कांग्रेस को वामपंथियों के सहयोग से जो है अपनी सरकार जो है वो चलानी पड़ी थी। इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता जो है वो राज्यों की राजनीति में भी जो है वो उभर कर सामने आई थी। या इसमें राजनीतिक अस्थिरता में आपने कैसे देखना है, कैसे समझना है कि हरित क्रांति के काल में भारत में केंद्र और राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जो है वो आरंभ हो गया था। 1967 में लोकसभा के चौथे आम चुनाव होते हैं। इन चुनावों में कांग्रेस को जो है वो केंद्र में केवल साधारण बहुमत पर ही जो है वो निर्भर रहना पड़ा था। उसको लोकसभा में 520 स्थानों में से केवल 283 स्थान ही प्राप्त हुए थे और 1969 में तो कांग्रेस को वामपंथियों के सहयोग से सरकार का संचालन करना पड़ा था। इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता जो है वो राज्यों में भी उभर कर जो है वो सामने आई थी। तो इस प्रकार से जो है फिर नंबर 3 पर है दल बदल का उदय, राइज ऑफ डिफेक्शन। हरित क्रांति का एक राजनीतिक कुप्रभाव ये भी पड़ा कि इस काल में जो है वो दल बदल का उदय हुआ था। कैसे? हरित क्रांति के दौर में ही 1967 के पश्चात भारतीय राजनीति में जो है वो दल बदल का उदय हो गया था। इन चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में साधारण बहुमत प्राप्त हो गया था, परंतु अनेकों राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें गठित हुई थी। मतलब अनेक छोटे छोटे दलों के प्रतिनिधियों ने मिलकर जो है वो सरकारें राज्यों में गठित की थी। इन सरकारों में शामिल जो निर्दलीय विधायक थे, निर्दलीय विधायक जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, उन्होंने स्वतंत्र रूप से जो चुनाव लड़ा होता है, उनको निर्दलीय विधायक कहा जाता है। इन सरकारों में शामिल निर्दलीय विधायकों ने अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए दल बदल को प्रोत्साहन दिया। हरियाणा में तो एक विधायक ने एक ही दिन में 4 बार दल बदल कर आया राम गया राम वाक्य को राजनीति में चरितार्थ कर दिया था। तो इस प्रकार से हरित क्रांति के दौर में 1967 के पश्चात भारतीय राजनीति में जो है वो दल बदल का उदय हो गया था। इन चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में तो साधारण बहुमत प्राप्त हो गया था, परंतु अनेकों राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें गठित हुई थी। मतलब अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों ने मिलकर जो है वो एमएलए
एमएलए ने मिलकर जो है वो विधायकों ने मिलकर जो है वो सरकारें राज्यों में बनाई थी। इन सरकारों में जो शामिल जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने अपने स्वार्थ हितों की पूर्ति करने के लिए दल बदल को प्रोत्साहन दिया। मतलब अपना दल बदल को प्रोत्साहन दिया कि आज एक राजनीतिक दल में है तो कल को किसी और राजनीतिक दल में जो है वो अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए शामिल हो जाते थे, जिससे कि दल बदल को बढ़ावा मिला था। आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे हरियाणा में तो एक विधायक ने एक ही दिन में जो वो 4 बार दल बदल कर जो है आया राम गया राम वाक्य को राजनीति में चरितार्थ कर दिया था। इसी प्रकार से नंबर 4 पर राज्यों में गठबंधन सरकारों का उदय, राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन स्टेट्स। 1967 में अनेकों ऐसे राज्य थे जहां पर किसी भी दल को जो वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे राज्यों में अनेकों दलों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल की सरकारों का निर्माण किया। यह सरकारें स्थिर प्रशासन देने में जो वो नाकाम रही। ये सरकारें जो थी वो स्थिर प्रशासन देने में नाकाम रही, क्योंकि स्वार्थी राजनीतिक दल और विधायक लालचवश जो है सरकारों को गिराने से परहेज नहीं करते थे, जिससे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जो है वो आरंभ हो गया था। इसी प्रकार से नंबर 5 पर भ्रष्टाचार का प्रसार, स्प्रेड ऑफ करप्शन। इस काल में राजनीति में जो है वो भ्रष्टाचार का प्रसार होना भी था। अक्षम केंद्रीय नेतृत्व के कारण प्रशासन पर नौकरशाही जो है वो काफी हावी हो गई थी और उसने लाल फित्ताशाही को प्रोत्साहित किया था, उसको बढ़ावा दिया था। राजनीतिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखने को मिला था। इस काल में जो है वो जीप घोटाला तथा नहर घोटाला आदि उभर कर जो वो सामने आए थे। तो इस प्रकार से हरित क्रांति के काल में जो वो भ्रष्टाचार का प्रसार भी हुआ था। नंबर 6 पर वामपंथियों का विरोध, अपोजिशन ऑफ लेफ्टिस्ट। अब इसमें क्या है कि हरित क्रांति के आरंभ होने से पूर्व भारत सरकार ने जो है वो अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका के दबाव में आकर जो है अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण किया था। इस कारण केंद्र की कांग्रेस सरकार को वामपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनका मत था कि भारत अपने खाद्यान्न संकट का हल करने के लिए जो है वो सोवियत संघ से भी सहायता ले सकता था, परंतु सरकार ने जानबूझकर जो है सोवियत संघ की अपेक्षा पूंजीवादी अमेरिका के सामने हाथ फैलाए थे। अतः उन्होंने अब जो है वो हरित क्रांति का विरोध करना आरंभ कर दिया। वामपंथियों का विरोध मैं आपको समझाता हूं क्या था ये, कि हरित क्रांति के आरंभ होने से पूर्व भारत में जो खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो ऐसे समय में जो वो भारत सरकार ने जो है वो विदेशों से खाद्यान्न का आयात किया, विशेष रूप से अमेरिका से जो है वो खाद्यान्न का आयात किया था। परंतु अमेरिका ने भारत पर यह दबाव बनाया कि वह जो है वो अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव लाए और उनमें कुछ एक परिवर्तन करे। अतः सरकार ने जो है वो अपनी आर्थिक नीतियों में काफी बदलाव भी किया था। इस कारण से केंद्र की जो कांग्रेस सरकार को जो है वो वामपंथियों के विरोध का जो है वो सामना करना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि उनका ये कहना था, उनका ये मत था कि भारत अपने खाद्यान्न संकट का हल करने के लिए जो है वो पूंजीवादी अमेरिका की अपेक्षा जो है वो सोवियत संघ से भी जो है वो खाद्यान्न सहायता जो है वो प्राप्त कर सकता था, परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने जो है वो पूंजीवादी अमेरिका के सामने हाथ फैलाए और बदले में अमेरिका ने भारत पर जो है वो अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करने के लिए जो है वो दबाव भी डाला। तो इस कारण से उन्होंने जो है वो हरित क्रांति का विरोध करना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार से आगे है सर्वांगीण विकास का अभाव, अब्सेंस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। हरित क्रांति का लाभ जो है वो केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समृद्ध किसानों द्वारा ही उठाया गया। इसका लाभ गरीब व पिछड़े हुए किसानों को नामात्र ही प्राप्त हुआ। अतः गरीब व पिछड़े हुए किसानों के समर्थन में देश के विभिन्न भागों में आवाजें उठने लगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस संदर्भ में अपनी नाराजगी प्रकट की थी। अर्थ ये इसका कि हरित क्रांति का जो है वो लाभ केवल किसको मिला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान जिनकी स्थिति पहले से जो है वो अच्छी थी, उन्हीं को जो है वो हरित क्रांति का लाभ हुआ।
और इसका लाभ गरीब व पिछड़े हुए किसानों को नाम मात्र का ही प्राप्त हुआ था। अतः गरीब और पिछड़े हुए किसानों के समर्थन में देश के विभिन्न भागों से आवाजें उठने लगी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस संदर्भ में अपनी नाराजगी जो है वो प्रकट की थी। इसी प्रकार से नंबर 8 पर कांग्रेस में फूट, स्प्लिट इन कांग्रेस। 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी। फूट का मुख्य कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रशासनिक और विदेशी मामलों में पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों से विचार विमर्श न करना माना जाता है। 1969 में कांग्रेस फूट पड़ने से कांग्रेस दो भागों में बंट गई। कांग्रेस आर, जिसका नेतृत्व निजलिंगप्पा कर रहे थे, और कांग्रेस ओ, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई आदि वरिष्ठ कांग्रेसी कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है वो हरित क्रांति का एक राजनीतिक कुप्रभाव जो है वो कांग्रेस में फूट पड़ना भी था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया हरित क्रांति का अर्थ, हरित क्रांति के क्या परिणाम निकले थे, और हरित क्रांति के राजनीतिक कुप्रभाव। इन क्वेश्चंस पर आप जो है अच्छे ढंग से ध्यान दें, क्योंकि इनमें से जो है वो एग्जाम में 5-5 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के। आपने वीडियो को बार बार देखकर जो है वो चीजों को समझने का प्रयत्न करना है। धन्यवाद।